मंगलम गांबा और विनीता ने एक बच्ची को जन्म दिया है। मंगलम गांबा बीएसएफ के एक सैनिक है और विनीता एक नर्स। प्रसव के बाद विनीता मैटरनिटी लीव पर थी और वो अपने इन-लॉज हाउस वापस आई। मंगलम गांबा देश की रक्षा के लिए ड्यूटी करने चले गए थे। घर पर मंगलम गांबा की मां बला देवी, पत्नी विनीता, 5 साल का एक बेटा और 5 महीने की बच्ची थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 7 अप्रैल 2026 की सुबह एक धमाके की आवाज ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। धमाका इतना भयानक था कि टॉम थिन ओइनाम, जो उनका 5 साल का बेटा था, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 5 महीने की ओइनाम लइसाना और उसकी 35 साल की मां विनीता घायल हो गई। दीवारों पर विस्फोट के निशान और चारों तरफ मलबा बच्चों के कपड़ों और खून के धब्बों के साथ बिखरा पड़ा। विनीता और लइसाना को बिष्णुपुर जिला अस्पताल इम्फाल के राज मेडिसिटी ले जाया गया, लेकिन अफसोस लइसाना नहीं बच सकी। विनीता का ऑपरेशन हुआ और निगरानी में रखा गया। ये ये कोई कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है जो 7 अप्रैल 2026 को मणिपुर में हुई, जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई इम्पोर्टेंट स्पेस नहीं मिला। सोच के देखिए, एक फौजी जो देश की रक्षा के लिए घर से दूर गया है, उसी का घर सुरक्षित नहीं है। इस इंसिडेंट के कुछ ही घंटों में पूरी इम्फाल वैली मानो रुक सी गई। वैली से पहाड़ की ओर जाने वाले टैंकरों और ट्रकों को आग लगा दी गई। लोगों ने अपनी दुकानों और घरों के दरवाजे बंद कर दिए। वैली के अलग अलग इलाकों से सभी लोग सड़क पर उतर आए। कुछ स्टूडेंट्स ग्रुप ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प की और बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। पिछले कुछ समय से रूलिंग बीजेपी गवर्नमेंट, जिसे सामान्य स्थिति की वापसी बता रही थी, मणिपुर फिर से 3 सालों के डिसऑर्डर में धकेल दिया गया। मणिपुर कोई अचानक से भड़की हुई आग नहीं है दोस्तों, बल्कि मणिपुर इसके हिस्ट्री, लैंड, आइडेंटिटी और सत्ता की धीमी लेकिन लगातार जलन से जल रहे हैं। 2023 से अब तक इसमें 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 60,000 से ज्यादा लोग अलग अलग रिलीफ कैंप्स में डिस्प्लेस हो चुके हैं। मणिपुर के जलने की वजह समझने के लिए हमें कुछ पीछे जाकर देखना होगा। 2023 की चिंगारी को समझना होगा और मार्च 2026 तक जो भी फ्रेजाइल शांति उभरी है उसे एनालाइज करना होगा, तभी हम इसके आगे का रास्ता देख पाएंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने मणिपुर में हुई घटनाओं के हिसाब से इसे कुछ सालों में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री से देश की आज़ादी तक इसके इंसिडेंट्स को देखते हैं। कभी मणिपुर एक इंडिपेंडेंट प्रिंसली किंगडम था दोस्त, जिसे कांगलेइपाक के नाम से जाना जाता था। 18th सेंचुरी में बर्मा ने इस पर अटैक किया और फिर 1891 के बाद ये ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट बन गया। ब्रिटिश रूल ने यहाँ अपनी टिपिकल डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अप्लाई की और धीरे धीरे वैली और हिल्स का जो डिवाइड था उस सिस्टम का परमानेंट पार्ट बन गया। इम्फाल वैली जैसे फर्टाइल एरिया में मैतेई कम्युनिटी सेटल हो गई, जो तिब्बतो बर्मन ओरिजिन के हिंदू और सनामाही फॉलोवर्स है, लगभग 53% पॉपुलेशन। और दूसरी तरफ हिल्स में नागा और कुकी ट्राइब्स रहते हैं, मोस्टली क्रिश्चियन कम्युनिटीज, जो स्टेट के करीब 90% लैंड एरिया में फैले हुए हैं। फिर 1949 में जब मणिपुर का इंडिया में मर्जर हुआ, वो भी काफी कंट्रोवर्शियल रहा। कुछ लोगों का मानना है कि महाराजा बोधचंद्र सिंह ने ये एग्रीमेंट प्रेशर में साइन किया था, बिना लेजिस्लेटिव असेंबली की प्रॉपर कंसेंट लिए। अब यहाँ से आते हैं दोस्तों लैंड लॉस पर। पूरे कॉन्फ्लिक्ट का एक मेजर कोर रीजन बन गए 1960 का मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट। बेसिकली ये कहता है कि नॉन ट्राइबल्स यानी मेनली मैतेईस हिल्स में लैंड नहीं खरीद सकते। हिल्स में जो एसटी स्टेटस है वो उन्हें जॉब्स, एजुकेशन और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में काफी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देता है। अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। वैली में रहने वाले मैतेईस जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, धीरे धीरे स्क्वीज फील करने लगे। उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही थी, वैली की लैंड छोटी छोटी पीसेज में डिवाइड होती जा रही, और दूसरी तरफ हिल्स में इतनी बड़ी लैंड और रिजर्व फॉरेस्ट ट्राइबल्स के कंट्रोल में थे। इसी बैकग्राउंड में धीरे धीरे अलग अलग एथनो नेशनलिस्ट इंसर्जेंसीज भी उठने लगी, जैसे यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट और पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो मैतेई सॉवरेनिटी की बात करते थे। नागा ग्रुप्स अपना एक यूनिफाइड नागा होमलैंड चाहते हैं और कुकी मिलिटेंट्स एक सेपरेट ऑटोनोमस कुकीलैंड की डिमांड करते हैं। अगले कई दशकों तक मणिपुर में इंस्टेबिलिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट बनी रही।
अप्सपा के दौरान अलेजिड फेक एनकाउंटर्स के केसेस सामने आए। 1990 में नागा और कुकी कम्युनिटीज के बीच वायलेंट क्लैशेस के केसेस सामने आए और फिर 2010 में सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। मणिपुर से रेफ्यूजीज का इन्फ्लक्स बढ़ने लगा, इलीगल इमिग्रेशन को लेकर लोगों की चिंता भी बढ़ी और साथ ही गोल्डन ट्रायंगल से जुड़ी पॉपी कल्टीवेशन यानी अफीम की खेती भी फैलने लगी। मतलब एक साथ मल्टीपल प्रेशर्स बिल्ड हो रहे थे। फिर 2012 के बाद मैतेई कम्युनिटी ने एसटी स्टेटस की डिमांड एक्टिवली उठानी शुरू की। उनका कहना था कि अगर उन्हें एसटी स्टेटस मिलता है तो उन्हें हिल्स में लैंड एक्सेस मिलेगा और रिजर्वेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन ट्राइबल्स ने इसे सीधा अपनी एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट माना। उन्हें लगा कि उनका प्रोटेक्शन धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाएगा और डेमोग्राफिक बैलेंस उनके खिलाफ चला जाएगा और यहीं से ग्राउंड पर टेंशन क्लियरली बिल्ड होना शुरू हो गई। अब आते हैं उस बिल्डअप पर जहां से सिचुएशन एक्चुअल में एक्सप्लोड होनी शुरू हुई। एन बीरेन सिंह 2017 में मणिपुर के सीएम बने और 2022 में फिर से इलेक्ट हो गए। लेकिन उनकी गवर्नमेंट के कुछ डिसीजंस काफी कंट्रोवर्शियल रहे। जैसे उन्होंने एग्रेसिव फॉरेस्ट एविक्शन ड्राइव शुरू की, जिसे क्रिटिक्स ने बोला कि ये एक्चुअली कुकी विलेजेस को टारगेट करने का एक बहाना है, क्योंकि उन्हें इलीगल पॉपी कल्टीवेशन से लिंक किया जा रहा था। फिर मार्च 2023 में सिचुएशन और एस्केलेट हो गई जब स्टेट गवर्नमेंट ने 2008 के सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी SOO एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया। साथ ही 2 कुकी मिलिटेंट्स ग्रुप पर यह आरोप लगाया कि वो प्रोटेस्ट को भड़का रहे हैं। इसके बाद बीरेन सिंह की लैंग्वेज और ज्यादा एग्रेसिव हो गई। कुकीज को ओपनली इलीगल इमिग्रेंट्स, नार्को टेररिस्ट और फॉरेस्ट डिस्ट्रॉयर्स तक बोला गया और इस नैरेटिव को पुश किया मैतेई नेशनलिस्ट ग्रुप जैसे आरामबाई तेंगोल और मैतेई लिपुन ने, जिससे ग्राउंड पर पोलराइजेशन और बढ़ गया। फिर आती है 14 अप्रैल 2023 की डेट, जब मणिपुर हाईकोर्ट ने स्टेट को डायरेक्ट किया कि मैतेईज को एसटी लिस्ट में इंक्लूड करने पर सीरियसली कंसिडरेशन किया जाए। और यही वो स्पार्क था जिसने ऑलरेडी टेंस सिचुएशन को कंप्लीटली इग्नाइट कर दिया। हाँ, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, लेकिन तब तक ग्राउंड पर माहौल काफी गर्म हो चुका था। ट्राइबल ग्रुप्स ने लार्ज स्केल प्रोटेस्ट शुरू किए। उनका सामना मैतेई साइड से काउंटर ब्लॉकेट्स के रूप में हुआ, मतलब दोनों तरफ से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, और यहीं से सिचुएशन स्लिप हो जाती है और फिर शुरू होता है एक्चुअल क्राइसिस। पूरे स्टेट में कर्फ्यू लगा दिया गया, शूट एट साइट ऑर्डर्स इशू हुए, इंटरनेट शट डाउन कर दिया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस हैवी नंबर्स में डिप्लॉय हुए। लेकिन इनिशियल रिस्पांस काफी अनकोऑर्डिनेटेड था। इस कैओस में पुलिस आर्मरी से वेपन्स भी लूट लिए गए। मिड मई 2023 तक 50 से ज्यादा लोग मर चुके थे और मैसिव डिस्प्लेसमेंट भी हो चुका था। 2024 के एंड तक ऑफिशियल डेथ टोल 258 तक पहुंच गया और 60,000 से ज्यादा लोग इंटरनली डिस्प्लेस हो चुके थे। सिचुएशन इतनी पोलराइज हो गई कि मैतेईज हिल्स छोड़कर वैलीज में आ गए और कुकीज वैलीज छोड़कर हिल्स में चले गए। एक तरीके का ज्योग्राफिकल सेग्रीगेशन हो गया, जहां डिफेक्टो पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन जैसी सिचुएशन बन गई। इस दौरान स्टेट गवर्नमेंट पर बायस होने के सीरियस एलिगेशंस भी लगाए जाने लगे। अब बात करते हैं अनईजी ट्रूस की। 2024 और 2025 में वायलेंस पूरी तरह बंद नहीं हुआ, लेकिन हाँ, उसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे कम जरूर होने लगी थी। इसका एक बड़ा रीजन ये था कि दोनों साइड्स एक तरह से थक चुकी थी और ऊपर से सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस ने बफर जोन्स क्रिएट कर दिए थे, जिससे डायरेक्ट क्लैशेस थोड़े कंट्रोल में आए। और याद रखिए दोस्तों, जो स्टोरी मैंने आपको स्टार्टिंग में सुनाई थी वो इसी बफर जोन में हुई थी। फिर 9 फरवरी 2025 को एक मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है। बीरेन सिंह इंटरनल प्रेशर के बाद रिजाइन कर देते हैं और स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। सेंट्रल कंट्रोल के बाद डिसआर्मामेंट और रिलीफ एफर्ट्स को काफी पुश मिला, लेकिन फिर भी ग्राउंड पर कंप्लीट पीस वापस नहीं आ पाई। मार्च 2025 में मणिपुर में कई एरियाज में क्लैशेस देखने को मिले। सिचुएशन को कंट्रोल में करने के लिए 250 से ज्यादा CAPF कंपनीज तैनात रही। फिर फरवरी 2026 में एक नई इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है, जिसका नेतृत्व युमनाम खेमचंद सिंह कर रहे हैं। उन्होंने एक कोलिशन कैबिनेट बनाया जिसमें कुकी नागा कम्युनिटीज को भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया और लेजिस्लेटिव असेंबली को दोबारा एक्टिव किया गया। गवर्नमेंट की इनिशियल स्टेप्स रिकॉन्सिलिएशन पर फोकस होते हुए दिखाई देते हैं, जैसे मिलिट्री बैक्ड इंटीग्रेशन टूर्स और रेफ्यूजी रेसेटलमेंट पर हाई लेवल डिस्कशंस। ये पूरा फेज एक ट्रांजिशन सा फील होता है और ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन फिर आता है 7 अप्रैल 2026 का दिन, जिसकी कहानी मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताई थी। तो इन सब के बाद अब सवाल ये है कि हमारी मीडिया इस पर इतना साइलेंट क्यों है? सरकार इस पर खुलकर बात क्यों नहीं कर रही है? मणिपुर के लोग गुहार लगा रहे हैं, सरकार और मीडिया इनको मेन स्ट्रीम स्पेस क्यों नहीं दे रही है? हम सबका भी फर्ज बनता है कि इस पर मीडिया और सरकार का अटेंशन खींच कर लाएं। मणिपुर इसी देश का हिस्सा है और बहुत सेंसिटिव लोकेशन पर है। इसे यूं ही इग्नोर
नहीं छोड़ा जा सकता है। इसके सॉल्यूशन के लिए हमें चाहिए कि सरकार, मीडिया, देश की जनता और मणिपुर की जनता सभी मिलकर काम करें। आइए बात करते हैं कुछ ऐसे कदमों की जो इसके सॉल्यूशन की तरफ हमें आगे लेके जा सकते हैं। सबसे पहले डिसआर्मामेंट फर्स्ट। लूटे गए हथियारों को वापस लेना होगा और पैरेलल मिलिशिया स्ट्रक्चर को खत्म करना होगा। इंक्लूसिव डायलॉग किया जाना चाहिए, यानी एक क्रेडिबल पीस कमेटी बनाई जाए जिसमें वुमेन, सभी कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेटिव और न्यूट्रल फैसिलिटेटर्स शामिल हो। कोटा और लैंड लॉज का ब्रॉडर रिव्यू किया जाना चाहिए जिससे कि हिल राइट्स भी प्रोटेक्ट हो और वैलीज पर बढ़ता प्रेशर भी कम हो। इसके रूट कॉजेज को पहचाना जाना चाहिए। हिल एरिया का डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। पॉपी कल्टीवेशन को रेगुलेट किया जाना चाहिए और इसके स्थान पर ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स के लिए उपाय प्रोवाइड कराए जाने चाहिए। 2008 का SOO एग्रीमेंट रिवाइव किया जाना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी, वायलेंस, सेक्सुअल ऑफेंस और पुलिस के रोल, इन सभी पर इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश की जानी चाहिए। रिकंसिलिएशन, ट्रूथ और रिकंसिलिएशन फोरम्स बनाए जाने चाहिए। इंटर कम्युनिटी यूथ कैंप्स को स्टैब्लिश किया जाना चाहिए। जॉइंट प्रोजेक्ट्स के लिए इकोनॉमिक पैकेजेस को एलोकेट किया जाना चाहिए। ऐसे कुछ कदम हैं जिनका यूज करके हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हम सभी को सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर के इस मुद्दे की तरफ मीडिया और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए, तभी जाकर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। क्योंकि याद रखिएगा, कभी कभी शांति सिर्फ खबरों में होती है, असल जिंदगी में लोग हर दिन डर के साथ जी रहे होते हैं।